हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंस करंट अफेयर को कवर करेंगे। आईटी संशोधन नियम 2025, आईटी अमेंडमेंट रूल 2025। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 आईटी नियम 2001 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य डीप फेक सहित कृत्रिम रूप से तैयार की गई सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकना है। अन्य संबंधित तथ्य: यह संशोधित नियम 15 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे। इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और मीडिया आचार संहिता संशोधन अधिनियम 2025 कहा जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मध्यवर्तियों के लिए निर्धारित किए गए उचित दायित्वों को अधिक मजबूत करना है। इन मध्यवर्तियों से विशेष रूप से सोशल मीडिया मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के बारे में। नंबर 1, इन नियमों को मूल रूप से 2021 में अनुसूचित किया गया था, फिर उन्हें 2022 और 2023 में संशोधित किया गया। इस नियम में निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं। नंबर 1, समाचार और समसामयिक विषयों के कंटेंट तथा ध्यानपूर्वक चयनित और व्यवस्थित ऑडियो विजुअल कंटेंट के ऑनलाइन प्रकाशन द्वारा संबंधित कंटेंट के विनियमित हेतु रूपरेखा, ऑनलाइन सुरक्षा, संरक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसएमआई सहित मध्यवर्तियों के लिए उचित दायित्व एसएमआई और एसएसएमआई को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। एसएमआई का अर्थ ऐसे मध्यस्थ से है जो मुख्यतः या पूर्णतः 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन इंटरैक्शन को सक्षम बनाता है। साथ ही उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाओं का उपयोग करके जानकारी तैयार करना, अपलोड करना, साझा करना, प्रसारित करना, संशोधित करना या उस तक पहुंच को आसान बनाता है। एसएसएमआई का अर्थ ऐसे सोशल मीडिया माध्यम से है जिसके माध्यम से भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा से अधिक है। प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य विशेषताएं: कृत्रिम रूप से तैयार सूचना एसजीआई की परिभाषा: यह ऐसा कंटेंट या सूचना होती है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करके कृत्रिम रूप से या एल्गोरिदम द्वारा निर्मित, सृजित, संशोधित या परिवर्तित किया जाता है ताकि यह दिखने में वास्तविक या सत्य प्रतीत हो। एसजीआई से संबंध में उचित दायित्व: यह अधिदेशित किया जाता है कि एसजीआई के निर्माण या संशोधन को सक्षम करने वाले कंप्यूटर संसाधनों को पेशकश करने वाले मध्यवर्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जानकारियों पर स्थायी अद्वितीय मेटाडेटा या पहचान चिन्ह लगाया गया हो। यदि कंटेंट दृश्य विजुअल रूप में है तो वह केवल कुछ डिस्प्ले क्षेत्र के कम से कम 10% हिस्से को कवर करता है। यदि कंटेंट ऑडियो है तो लेबल शुरुआती अवधि से कम 10% समय तक होगा। यह लेबल या पहचान चिन्ह इस तरह शामिल किया जाता है कि तुरंत यह पहचान की जा सके कि कंटेंट एसजीआई है। ऐसे लेबल या पहचान चिन्हों को संशोधित करने, आकार घटाने या हटाने से मध्यवर्तियों को प्रतिबंधित करता है। एसएसएमआई के दायित्वों का विस्तार: इसके लिए एसएसएमआई द्वारा निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। एसएसएमआई को उपयोगकर्ताओं से डिक्लेरेशन प्राप्त करना होगा कि अपलोड की गई जानकारी कृत्रिम रूप से तैयार की गई है या नहीं। ऐसे डिक्लेरेशन को स्थापित करने के लिए स्वचालित उपकरणों या अन्य उपयुक्त तंत्रों सहित उचित और अनुपातिक तकनीकी उपायों को लागू करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पष्ट रूप से प्रमुखता के साथ एसजीआई का उचित लेवल या सूचना प्रदर्शित हो। यदि वे अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो प्लेटफॉर्म तृतीय पक्ष के कंटेंट के संदर्भ में प्राप्त विधिक उन्मुक्ति लीगल
इम्यूनिटी खो देते हैं। वरिष्ठ स्तर की स्वीकृति संशोधन के बाद किसी भी अवैध कंटेंट को हटाने के लिए मध्यवर्तियों की दिशा दी जाने वाली सूचना केवल निम्नलिखित के द्वारा ही जारी की जा सकती है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे उच्च अधिकारी अथवा राज्यों में उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा, पुलिस बलों में उप महानिरीक्षक डीआईजी या उससे उच्च पदाधिकारी द्वारा। एआई जनित कंटेंट की पहचान करने में आने वाली चुनौतियां, मानदंडों का अभाव। मानकीकृत मानदंडों के अभाव के कारण मौजूदा एआई डिटेक्टर में त्रुटि की दर अधिक हो जाती है, जिसके कारण अक्सर फॉल्स पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव जैसे परिणाम सामने आते हैं। अक्षमता का अभाव। एआई जनित कंटेंट की मात्रा अधिकांश पहचान प्रणालियों की प्रसंस्करण और भंडारण करने की क्षमता अधिक है, जिसके कारण पहचान या विस्तार के लिए वित्तीय चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अनामिकता। एआई जनित कंटेंट डीप फेक को बिना पहचान बताए बनाया जा सकता है या इसे विदेशी सर्वरों पर जारी किया जा सकता है, जिसके अलावा एकीकृत कानूनों या नियामक तंत्र का अभाव दूसरे देश के जरिए किए जाने वाले सत्यापनों और ट्रेस करने की क्षमता को बाधा डालते हैं। दृश्यता। जनरेटिव एआई जेन एआई द्वारा सृजित कंटेंट मानव निर्मित कंटेंट के साथ सहजता से मिश्रित हो जाता है। इससे पता लगाने वाली प्रणालियों के लिए पहचान करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए मिड जर्नी, डॉल-ई और स्टेबल फ्यूजन जैसे टूल्स वास्तविक प्रतीत होने वाले चित्र उत्पन्न करते हैं, अतः अक्सर एआई जनित चित्रों में भेद करना कठिन हो जाता है। नवाचार और गोपनीयता का संतुलन। पहचान तंत्र अक्सर मेटाडेटा ट्रैकिंग के कारण गोपनीयता संबंधी चिंताएं उत्पन्न करते हैं। कठोर विनियमन एआई नवाचार को बाधित कर सकता है, जबकि अपर्याप्त विनियमन गलत सूचना के अनियंत्रित प्रसार का जोखिम उत्पन्न करता है। एआई जनित सामग्री पर पहचान लगाने की आवश्यकता क्यों है? बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण, भ्रामक सूचना और डीफेक को रोकना, ट्रेस करने की क्षमता और उत्तरदायित्व मूल्यांकन के माध्यम से जवाबदेही को मजबूत करना, शैक्षणिक ईमानदारी बनाए रखने में सहायता करने के लिए शैक्षणिक एवं अनुसंधान की निष्पक्षता को बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली जानकारी की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना। डीफेक से निपटने के लिए उठाए गए कदम। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव के दौरान एसजीआई और एआई जनित कंटेंट के प्रकटीकरण पर परामर्श जारी किया। सभी राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रचार उद्देश्यों के उपयोग या प्रसारित की जाने वाली किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न या एआई द्वारा परिवर्तित छवि, ऑडियो और वीडियो पर एक स्पष्ट और सुपाठ्य लेबल जैसे एआई जनित, डिजिटल रूप से संबंधित या सिंथेटिक कंटेंट अंकित होना चाहिए। यदि कंटेंट दृश्य विजुअल रूप में है तो लेबल कुछ प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 10% हिस्से को कवर करता हो। यदि कंटेंट ऑडियो रूप में है तो लेबल शुरुआती अवधि से कम 10% समय तक मौजूद होना चाहिए। 10% समय तक मौजूद होना चाहिए। वीडियो कंटेंट के मामले में लेबल स्क्रीन के ऊपर भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। आधिकारिक पार्टी हैंडल पर एआई संशोधित छवि, ऑडियो और वीडियो गलत सूचना या हेरफेर किए गए कंटेंट का कोई भी उदाहरण देखे जाने पर रिपोर्ट किए जाने के 3 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डेटा का उपयोग डेटा फिड्यूसरीज द्वारा उपयोगकर्ताओं की सहमति और उचित सुरक्षा उपायों के साथ वैध रूप से किया जाएगा। डेटा फिड्यूसरी में एआई कंपनियां भी शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाले डीफेक दंडनीय हो सकते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C
ये एजेंसियों को आईटी अधिनियम 2001 के तहत डीप फेक सहित गैर कानूनी कंटेंट को हटाने या उस तक पहुंच पर समाप्त करने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार देता है। अन्य I4C द्वारा सहयोग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल CERTN आदि। वैश्विक यूरोपीय संघ का AI एक्ट सिंथेटिक कंटेंट पर वाटर मार्किंग को अनिवार्य करता है। डेनमार्क ने AI जनित डीपफेक के प्रभाव से व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा के लिए अपने डिजिटल कॉपीराइट कानून के हिस्से के रूप में नए डीपफेक कानून का प्रस्ताव रखा है। चीन ने अपने AI लेबलिंग नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब कंटेंट प्रदाताओं को AI द्वारा निर्मित कंटेंट की पहचान के लिए स्पष्ट लेबल प्रदर्शित करने होंगे। आगे की राह। डिजिटल फ्रेमवर्क। AI जनित कंटेंट की पहचान के लिए 3 स्तंभों के आधार पर टिकाऊ समाधान विकसित किया जा सकता है। आधार के समान एक डिजिटल प्रोवेंस फ्रेमवर्क स्थापित करना, जिसमें कंटेंट को प्रमाणित करने के लिए अदृश्य लेकिन सत्यापन योग्य हस्ताक्षर शामिल हों। उत्तरदायित्व निर्धारण की विभिन्न स्तरित व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जो सिंथेटिक मीडिया प्रबंधित करने वाले प्लेटफॉर्मों की भूमिका एवं प्रभाव के आधार पर दायित्व निर्धारित करें। AI साक्षरता को बढ़ावा देना ताकि नागरिक हेरफेर को पहचानने में मदद हो सके। शासन संबंधी संरचना गोपनीयता और नैतिक विचारों को संतुलित करते हुए AI कंटेंट की पहचान को सुदृढ़ करने हेतु नियामक संरचनाएं, मानकीकृत तकनीकी प्रोटोकॉल और मजबूत निगरानी तंत्र विकसित किए जाने चाहिए। वाटर मार्किंग। AI वाटर मार्किंग एक समाधान प्रदान कर सकता है जिसमें AI जनित कंटेंट में अमिट चिन्ह लगाए जाने चाहिए जो कंटेंट की उत्पत्ति एवं संपूर्णता को डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में प्रमाणित करते हैं। उदाहरण के लिए चीन द्वारा लागू किया गया अनिवार्य AI लेबलिंग नियम। AI जनित कंटेंट की पहचान के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना, घरेलू प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही AI इकोसिस्टम में सुदृढ़ और अनुकूल शासन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। बहुहितधारक दृष्टिकोण। AI जनित कंटेंट की पहचान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन्हें साझा करने हेतु प्रयास करने चाहिए। इसके लिए सरकारी निकायों, उद्योगों, प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के साथ परामर्श में सक्रिय रूप से शामिल होकर एक बहुविषयक बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। निष्कर्ष। जैसे जैसे भारत AI शासन के युग में कदम रख रहा है, घरेलू नियमों को वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, नवाचार, अनुकूल सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक AI साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे एक सुरक्षित एवं भरोसेमंद ऑनलाइन गेम्स का स्पेस का निर्माण होगा जो रचनात्मकता और सुरक्षा दोनों को रक्षित रखेगा। भारत के औषधि क्षेत्र का विनियमन। रेगुलेशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर सुर्खियों में क्यों? हाल ही में WHO ने भारत के औषधि सुरक्षा नियमों में व्याप्त कमियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। WHO द्वारा यह चिंता देश में प्रदूषित कफ सिरप के कारण हुई 20 बच्चों की मौत के बाद व्यक्त की गई है। डेटा बैंक। भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की स्थिति। वैश्विक स्थिति। मात्रा के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और मूल्य के अनुसार 14वां सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजार मूल्य $50 अरब 2023 से। वैश्विक आपूर्ति। भारत विश्व की 20% जेनेटिक दवाओं की आपूर्ति करता है। अन्य संबंधित तथ्य। भारत में औषधि नियामक द्वारा 3 संदूषित कफ सिरप की पहचान की गई है। इसमें कोल्ड्रिफ, सियन फार्मास्यूटिकल, रेसिफ्रेस, रेडनेस फार्मास्यूटिकल, रिलाइफ सेज फार्मा शामिल है। भारत में औषधीय उत्पादों का विनियमन। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945। इसके माध्यम से भारत में औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, विनिर्माण, वितरण, बिक्री को विनियमित किया जाता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि औषधियाँ
गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के आवश्यक मानकों को पूरा करें। राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण इन्हें लाइसेंस प्रदान करने, निरीक्षण करने और राज्य स्तर पर औषधि कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राजस्व सेवा महानिदेशालय के अधीन CDSO भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण है। CDSCO औषधियों के अनुमोदन, औषधियों के प्रयोग से पूर्व होने वाली परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल के संचालन, औषधियों के मानक निर्धारण और देश में आयातित की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है और ये औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत CDSO को सौंपे गए हैं। औषधि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA यह औषध मूल्य नियंत्रण संबंधी आदेश के प्रावधानों को लागू करता है। उत्तम विनिर्माण पद्धति GMP औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अधिसूची यम के तहत उत्तम विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को निर्धारित किया गया है। इन पद्धतियों का प्रयोग निर्धारण WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। भारत में नकली दवाओं से संबंधित चुनौतियां, विनियमित कमियां, CDSO और राज्य स्तर के प्राधिकारियों द्वारा किया जाने वाला निरीक्षण असंगत और विभिन्न स्तरों पर बिखरा हुआ है। इसके कारण दवा कंपनियों के कार्यों की निगरानी प्रभावी रूप से नहीं की जा सकती है। विषाक्त संदूषण या निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयाँ, उदाहरण के लिए जांच में पाया गया कि कुछ कफ सिरप में डाइथिलाइन ग्लाइकोल जैसे विषाक्त पदार्थ थे। ये आमतौर पर औषधीय विलायकों सॉल्वेंट में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ होता है। खराब गुणवत्ता का नियंत्रण, विनिर्माण पद्धतियों में व्याप्त कमियां, अपर्याप्त प्रयोगशाला परीक्षण और उत्तम विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण असुरक्षित दवाएं भारत में बाजार में पहुंच जाती हैं। आपूर्ति श्रृंखला और भंडारण संबंधी समस्याएं, अनुचित भंडार परिस्थितियां और खराब शीत भंडारण श्रृंखला कोल्ड चेन प्रबंधन के कारण दवाएं खराब हो सकती हैं, जिससे असुरक्षित हो जाती हैं। दवाओं को बाजार से वापस किए जाने से संबंधित अनिवार्य कानून का अभाव। भारत में निम्न स्तरीय दवाओं को बाजार से वापस किए जाने से संबंधित एक बाध्यकारी राष्ट्रीय कानून का अभाव है। इस उपाय का 1976 में चर्चा की गई थी, लेकिन इसे कभी भी लागू नहीं किया गया। ऑनलाइन नकली दवाओं का बढ़ता खतरा, विश्व व्यापार संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि निम्न और मध्यम आय वर्गों में 10 में से 1 दवा निम्न गुणवत्ता या नकली होती है। साथ ही यह भी देखा गया कि अनाधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके प्रसार का प्रमुख माध्यम बनते जा रहे हैं। सिफारिशें, रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 2024-25 से नकली एवं मिलावटी दवाओं से निपटने के लिए प्रवर्तन, नियामकीय निगरानी एवं जन जागरूकता को मजबूत करने हेतु तत्काल तथा ठोस उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और औषधि नियामक नियम 1945 को संपूर्ण देश में कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, ताकि नकली एवं मिलावटी दवाओं की समस्या को समाप्त किया जा सके। त्वरित कानूनी कार्रवाई और कठोर दंड। त्वरित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, कठोर दंड लगाया जाना चाहिए, नियमों को पालन किया जाना, विनियमन, निगरानी और निरीक्षण संबंधी जोखिमों वाले क्षेत्रों में कठोर नियम, निगरानी और अनुपालन किया जाना चाहिए। वितरण संबंधी उत्तम व्यवस्थाओं, GDP से संबंधित कानून रूप से बाध्यकारी दिशा निर्देश, आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए CDSO का वितरण संबंधी उत्तम व्यवस्थाओं में संबंधित दिशा निर्देशों का कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया है। एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी, नकली दवाएं बनाने वाले नेटवर्कों को समाप्त करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामकीय संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए। उत्तम विनिमय पद्धतियों का प्रवर्तन, उत्तम विनिमय पद्धतियों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए, जागरूकता भी बढ़ाया जाना चाहिए। टॉपिक 3, जनजातीय शासन, ट्राइबल गवर्नेंस। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में देश भर के 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और टोलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आदि कर्मयोगी अभियान के एक भाग के रूप में जनजातीय ग्राम विजन हाल ही में देश भर के 1 लाख से अधिक
आदिवासी बहुल ग्रामों और टोलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आदि कर्मयोगी अभियान के एक भाग के रूप में जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र को अपनाया गया है। जनजातीय ग्राम विजन 2030 की घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं। ग्राम स्तरीय प्राथमिकताएं। प्रत्येक घोषणा पत्र में ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक और वित्तीय समावेशन तथा अवसंरचना के कार्यान्वयन योग्य लक्ष्यों की रूपरेखा प्रदान की गई है। संस्थागत तंत्र। प्रत्येक गांव में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और नागरिकों के लिए सिंगल विंडो सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेंगे और यहाँ ग्रामीण प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे स्वैच्छिक सेवा आदि सेवा समय देंगे। आदि कर्म योगी अभियान के बारे में, यह एक विकेंद्रीकृत जनजातीय नेतृत्व और शासन तंत्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय आंदोलन है। कवरेज, यह विश्व का सबसे बड़ा जमीनी स्तर पर जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है। यह 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 11 करोड़ नागरिकों को कवर करता है। संबंधित मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। मुख्य उद्देश्य 550 जनजातीय बहुल जिलों के 1 लाख गांवों में बदलाव लाने और 20 जनजातीय नेतृत्वकर्ताओं को प्रशिक्षित और संगठित करना। ग्राम विजन 2030 योजना एवं विकास योजना को सुगम बनाना। सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच और प्रभावी सेवा वितरण को बढ़ावा देना। जनजातीय समुदायों के हितों को बढ़ावा देना। नेतृत्व के 3 स्तंभ, आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी और आदि साथी। जनजातीय शासन, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसे 1999 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एकीकृत संगठित दृष्टिकोण प्रदान करना है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को स्वशासन अपनाने और उसकी मूल मान्यताओं, मूल्यों और जीवन शैली को संरक्षित करने के लिए सशक्त बनाना है। ये ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है, उन्हें संसाधनों, भूमि हस्तांतरण, सामाजिक आर्थिक विकास आदि से जुड़े अधिकार प्रदान करता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची। संविधान के तहत 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। वहीं 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में उल्लिखित राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। प्रथागत जनजातीय संस्थाएं, जैसे आदिवासी संस्थाएं, जनजातीय पंचायतें। ऐसी संस्थाएं जनजातीय समुदायों में आंतरिक शासन, संस्कृति, संसाधन प्रबंधन और संघर्ष समाधान में सार्थक भूमिका निभाती हैं। साथ ही ये संस्थाएं अक्सर औपचारिक पंचायती राज संस्थाओं के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं। शासन में जमीनी स्तर के नागरिकों को शामिल किए जाने के कारण समावेशिता या जमीनी स्तर के लोग शासन में भाग लेते हैं तो वे अधिक जुड़ा हुआ और सम्मानित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए मनरेगा की सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से स्थानीय समुदाय, विशेषकर गरीब लोग, यह जांच करते हैं कि धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है और उसकी आवश्यकताएं पूरी की जा रही है या नहीं। विश्वास की बहाली, सक्रिय नागरिक भागीदारी कार्यक्रमों से सरकारी संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए ग्राम सभाएं जमीनी स्तर पर सामुदायिक विश्वास को बढ़ावा देती हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता, उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार। आरटीआई सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेही ठहराने हेतु नागरिकों को जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। सूचना का अधिकार, आरटीआई नागरिकों को जानकारी प्रदान करने का अधिकार देता है जिससे वे सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर, उदाहरण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA जनसामान्य को विकास परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी से जनजातीय समुदायों में प्रतिनिधित्व मिलता है। इससे उनकी उपेक्षा की प्रवृत्ति कम होती है, वे नेतृत्वकारती भूमिका में सक्षम बनाते हैं। जनजातीय शासन से संबंधित मुद्दे, पेशा के कार्यान्वयन में विद्यमान कमियां। कई राज्यों में ने अपने कानूनों में पेशा के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों और जनजातीय समुदायों में पेशा के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के बारे में जागरूकता और अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता की कमी है।
उदाहरण के लिए 1996 में अधिनियमित होने के बावजूद पेशा अधिनियम अभी तक झारखंड में लागू नहीं हुआ। निर्णय लेने की सीमित भागीदारी अध्ययनों से पता चला कि औपचारिक ग्राम पंचायत प्रणाली अक्सर जनजातीय लोगों के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व या सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण नहीं करती। इसके अतिरिक्त 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में गठित की जाने वाली जनजातीय सलाहकार परिषदें केवल सलाहकारी भूमिका निभाती हैं और अधिकांश राज्यों में इसका प्रभाव सीमित रहा है। भूमि से अलग होना और विस्थापन कई क्षेत्रों में जनजातीय लोग बाहरी लोगों या विकास परियोजनाओं के कारण अपनी जमीन खोने के प्रति संवेदनशील हैं। यहाँ तक कि विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त क्षेत्रों जैसे 6ठी अनुसूची वाले में भी भूमि का अलग होना विस्थापन और जनजातीय लोगों का सामाजिक रूप से हाशियाकरण देखा जाता है। कल्याण नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन जनजातीय कल्याण को लक्षित करने वाले प्रयास जैसे वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट का अक्सर कमजोर क्रियान्वयन होता है। नवंबर 2022 तक भूमि के लिए किए गए 38% से अधिक एफआरए दावों को खारिज कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक हाशियाकरण गरीबी का स्तर बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 45% और शहरी क्षेत्रों में 24% जनजातीय लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्न स्तर और जनजातीय लोग आर्थिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। आवधिक श्रम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 72.1% है। जनजातीय विकास की दिशा में उठाए गए कदम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन यह समयबद्ध पहल है जिसका उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले 75 विशेष रूप से पीबीजीटी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इस मिशन का उद्देश्य चयनित जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को सुधार लाना है जहां जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो और कम से कम 50 जनजातीय जीवन निवास करता हो। आकांक्षी जिलों के गांव जहां जनजातीय जनसंख्या 50 या उससे अधिक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना DAPST इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा 41 मंत्रालय और विभाग प्रत्येक वर्ष अपनी योजनाओं के कुल बजट का एक निश्चित भाग प्रधानमंत्री आदि ग्राम योजना PM इसका उद्देश्य अपर्याप्त जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में रूपांतरित करना जिससे लगभग 40% जनजातीय आबादी को शामिल किया जाएगा। शिक्षा का विस्तार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय फेलोशिप योजना प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना उच्च श्रेणी शिक्षा योजना आदि योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही हैं। जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। वन धन विकास केंद्र 29 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 4,465 वन धन विकास केंद्र खोलने की अनुमति मिल गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और जनजातीय सहकारी विपणन संघ ट्राइफेड आउटलेट जिसके अंतर्गत 118 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट स्थापित किए गए हैं। निष्कर्ष जनजातीय ग्राम विजन 2030 और आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण के एक व्यापक बदलाव को दर्शाते हैं। वे टॉप डाउन कल्याणकारी मॉडल की जगह बॉटम अप सामुदायिक नेतृत्व वाले शासन की ओर बदलाव को दर्शाते हैं। अब हम कुछ शॉर्ट न्यूज को कवर करेंगे जो कि पॉलिटी के लेवल से इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में पॉलिटी का वेटेज भी एक अच्छा खासा रहता है। पहला टॉपिक ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2025 प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 नोटिफाइड। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 को क्रियान्वित करेंगे। यह अधिनियम ऑनलाइन गेम्स पर ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स के रूप में वर्गीकृत करता है। ये सभी प्रकार की ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे पोकर,
फैंटेसी स्पोर्ट पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि केवल ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट की अनुमति देता है। नियमों के मुख्य बिंदुओं पर नज़र। भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण OGIA की स्थापना ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने और रजिस्ट्री मेंटेन रखने, वैधता तय करने, जुर्माना लगाने आदि के लिए की जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष तथा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में से 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। एक अध्यक्ष और खेलों का पंजीकरण ऑनलाइन सोशल गेम्स और स्पोर्ट दोनों का ऑनलाइन OGAI में पंजीकरण कराना होगा तथा पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र। प्रत्येक पंजीकृत ऑनलाइन गेम या ई स्पोर्ट प्रदाता को उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायत के लिए एक सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। अपील पहले शिकायत निवारण स्थापित समिति और फिर OGI को की जाएगी। उल्लंघन इन ड्राफ्ट इनपुट नियमों के उल्लंघन और गैर जमानती अपराध बनाने तथा उल्लंघन करने के सहयोग से संपूर्ण कंपनी स्टॉक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग जोखिमों के विरुद्ध अन्य पहल। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A अवैध वेबसाइट ऐप्स को ब्लॉक करना। 2022 से 25 के दौरान 1524 साइटें ब्लॉक करी गईं। भारतीय न्याय संहिता 2023 अवैध गेमिंग और साइबर अपराधों को दंडित करता है। धारा 111, 112 एकीकृत माल सेवा कर अधिनियम IGST एक्ट 2017 अवैध या विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भ्रामक और परोक्ष सरोगेट विज्ञापनों पर रोक लगाता है। टॉपिक 2 पोस्टल बैलेट। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अधिसूचना के अनुसार EVM मतों की गणना का अंतिम दौर पोस्टल बैलेट डाक मतपत्रों की सूची की पूरी गणना के बाद ही शून्य किया जाएगा। पोस्टल बैलेट के बारे में। पोस्टल बैलेट एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत मतदाता अपने मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और उसे डाक द्वारा भेज सकते हैं। इससे उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कानूनी व्यवस्था। यह प्रणाली चुनाव संचालन नियम 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा शासित की होती हैं। पात्रता। सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, अनुपस्थिति मतदाता, 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि निवारक निरोध में रखे। पात्रता। सेवा मतदाता, सेवा प्रदाता, अनुसूचित। कानूनी व्यवस्था। यह प्रणाली चुनाव संचालन नियम 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा शासित है। पात्रता। सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, 85 से अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति और सूचना चुनाव दायित्वों का निर्वहन करने वाले कर्मियों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। सेवा मतदाता सर्विस वोटर्स। इसमें भारतीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सुरक्षा बल सदस्य, विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। विशेष मतदाता। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति और उनके पति पत्नी भी शामिल होते हैं।